Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st May 2025. 31 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करा करो ना यार. पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते हो ना. इतनी बार मैं कहता हूँ फिर भी तो थोड़ा माता रानी का नाम लो और लाइक तो कर ही दियो, कमेंट भी कर देना, ठीक है ना. स्टार्ट करेंगे. देखो पहली न्यूज़ जो है आपको दिख रही हुई कमेंट्स यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर में पहली जो न्यूज़ है वो है जीडीपी ग्रोथ एट 6.5%, द स्लोएस्ट सिंस पैंडेमिक. मतलब कोविड के बाद सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ इस बार हमको देखने को मिली है. जीडीपी ग्रोथ 6.5, इसको डिसेलरेटेड ग्रोथ आप बोल सकते हो, मतलब कि ग्रोथ में थोड़ा कमी आई है क्योंकि पहले 7.4% तक हमारी ग्रोथ रेट चली गई थी Q4 जो था 2024-25 का, है ना. इसके पहले हमारी 8.4 थी, इसके पहले ये सारी चीजें थी, बट अब 6 उसकी लाइन में आ गई है एंड द ग्रोथ इज नाउ 6.5%. ठीक है. तो अब हम बात करें अगर इस जीडीपी के बारे में कि क्या होता है जीडीपी, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ. कौन इसको कैलकुलेट करता है, क्या क्या इसके मेथडोलॉजीज हैं, वो सारी चीजें अपन इस लेक्चर में डिस्कवर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बहुत ईजीएस्ट वे में. और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्रीलिम्स मेंस पूछ सकता है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. ये एक्चुअली टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि कंट्री के बॉर्डर के अंदर की मतलब की बात है इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे किसी भी कंपनी का हो रहा है, अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है ये चीज तो वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा. वहीं पे अगर कोई इंडियन कंपनी अमेरिका में प्रोड्यूस कर रही होगी और अमेरिका में बेच रही होगी तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा. सिंपल सी बात है. इसमें ये जो बॉर्डर वाला टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिफरेंशिएट करेगा, है ना. जीडीपी को नेशनल इनकम से जब हम कंपेयर करेंगे तो यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि जो हमारा जीडीपी होता है इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब यहां पे एक फाइनल टर्म क्यों जोड़ा गया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अगर आप मान लो इंटरमीडिएट गुड्स को भी अगर आप ऐड करोगे तो जब फाइनल गुड बनेगा तो भी वो एडेड रहेगा. तो इसको डबल इसका काउंटिंग ना हो. डबल काउंटिंग से बचने के लिए केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक कंट्री के बॉर्डर के अंतर्गत एंड इन अ गिवन टाइम पीरियड. अब जीडीपी है तो ऑब्वियस बात है गिवन टाइम पीरियड भी होना चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा कि 10 साल का हम कैलकुलेट करके जीडीपी बताएं. जीडीपी होगी तो एक टाइम पीरियड में होगी, चाहे आप क्वार्टर ले लो, चाहे आप ईयरली ले लो, चाहे मंथली ले लो. इंडिया में क्वार्टरली कैलकुलेशन और असेसमेंट किया जाता है. ठीक है ना. तो जीडीपी जो मेजर करती है वो साइज एंड हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी को मेजर करती है. अब जीडीपी के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि नॉमिनल जीडीपी अगर है तो उसका मतलब है कि आपने उसको करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया है. अगर रियल जीडीपी है तो उसका मतलब है कि आपने उसमें एडजस्टमेंट किया है इन्फ्लेशन का. फिर अगर आपने उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो जीडीपी पर कैपिटा आपको मिल गई. तो ये अलग अलग नॉमिनल, रियल और जीडीपी पर कैपिटा हो गया. अब इंडिया किस तरीके से कैलकुलेट करता है जीडीपी को, तो लेटेस्ट मेथडोलॉजी क्या है. तो इंडिया जो है वो SNA 2008 यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है यूनाइटेड नेशंस का, उसको अडॉप्ट करता है. सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008. बेस ईयर जो प्रेजेंटली जीडीपी कैलकुलेशन का है वो 2011-12 है. लेकिन रिसेंटली अगर आपको याद हो तो एक कमिटी बनाई गई थी, 26 मेंबर कमेटी थी, जिसमें ये कहा गया है कि आप इसका बेस ईयर चेंज करो 22-23 में. ठीक है ना. हालांकि अभी तक ये इंप्लीमेंटेड नहीं है पर बहुत जल्द आपको बेस ईयर चेंज होता दिखाई देगा. अभी नहीं है. लेटेस्ट बेस ईयर जो है वो 2011-12 है. इसके पहले 2004-5 था, 2004-5 था पहले बेस ईयर, फिर उसको चेंज किया गया 11-12 में. और नाउ द बेस ईयर इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम 11-12 टू 22-23. ठीक है ना. कैलकुलेशन के मेथड्स की अगर हम बात करें तो 3 बेसिक अप्रोचेस इंडिया यूज करता है. पहला है प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस भी कहते हैं. ठीक है ना. याद रखिएगा, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस कहा जाता है. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड. इसमें जीडीपी इक्वल्स टू होता है जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स. ठीक है ना. सिंपल कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं, जीवीए निकालना है सारा
कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी है, उसमें टैक्सेस प्रोडक्ट्स के जोड़ दो और सब्सिडीज को घटा दो, ठीक है ना। टैक्सेस प्रोडक्ट्स के जोड़ दो क्योंकि टैक्सेस वैल्यू बढ़ाते हैं, और सब्सिडीज घटा दो क्योंकि सब्सिडीज जो है वो वैल्यू घटाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको आप जीडी पे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो टोटल स्पेंडिंग। अब जैसे सी जो है वो है प्राइवेट कंजम्पशन, आई जो है वो है इन्वेस्टमेंट ऑन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जी जो है वो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स जो है वो एक्सपोर्ट है, और एम जो है वो इंपोर्ट है। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम जो होता है वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है ना। अब देखो इंपोर्ट्स को क्यों माइनस किया गया एक्सपोर्ट से, इसका भी रीजन है। आप सबको कॉमन सेंस मैंने बताया था कि ये बॉर्डर वाला पॉइंट आता है, क्योंकि इंडियन इंपोर्ट जो कर रहा है वो इंडिया के बॉर्डर में प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बाहर से आ रहा है, तो उसको हम माइनस करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा जो मेथड है वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड जो होता है इसका मतलब होता है कि सारे लोगों की आप इनकम ऐड कर दो। इनकम ऐड कर दो मतलब कि जैसे कि एम्प्लॉयज कितना अर्न कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, मिक्स्ड इनकम कितनी है, प्लस टैक्सेस कितने लग रहे हैं, और माइनस सब्सिडीज कर दो। तो ये भी जीडीपी इनकम मेथड होता है। इनकम मेथड मतलब कि कुल मिला के ये भी आप कर सकते हो ना, कि अलग अलग जगहों पे इनकम तो लोग कर ही रहे हैं, जैसे आपके कैपिटल है, वेजेस हैं, रेंट है, ये वाला मेथड है, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। कैलकुलेट करता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन क्वार्टरली एस्टिमेट इसके निकालती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और की फीचर्स याद रखना है आपको, 2015 में बेस ईयर 11-12 किया गया था। मार्केट प्राइस से हमने शिफ्ट किया था फैक्टर कॉस्ट की तरफ, याद रखिएगा, नहीं सॉरी, फैक्टर कॉस्ट से हमने शिफ्ट किया था मार्केट प्राइस की तरफ। एंड दिस इज नाउ द प्रेजेंट मेथडोलॉजी, एंड ये सिस्टम थोड़ा सा भी बेस ईयर और चेंज हो सकता है 22-23 में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस जीडीपी कैलकुलेशन, टाइप्स ऑफ जीडीपी एंड एवरीथिंग इन दैट। जितना भी मैं आपको बता सकता था मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जो आज न्यूज़पेपर में आई हैं। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड न्यूज है वो प्रोटेस्ट स्प्रेड इन अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है। पहला है 400 मेगावाट का मिहुंदो या मिहुमदोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज प्रपोज्ड ऑन द्री रिवर। लिख लीजिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। The first project is मिहुंदोन एंड द रिवर इज द्री, DRI, द्री रिवर, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। एंड ये ऑपरेशन कमीशन होगा 2026 में, एंड इट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो कि सतलज जल विद्युत निगम करेगी। बट यह सब आपको याद नहीं करना है, मिहुंदोन एंड द्री रिवर पहला आपको याद रखना है। सेकेंड प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे है प्रोटेस्ट के अंतर्गत वो है कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि लोहित रिवर पर होगा। कलई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आपका लोहित पे होगा, कलई KALAI। एंड तीसरा जो है वो है अपर सियांग जो कि सियांग रिवर पे होगा, ठीक है ना। अपर सियांग विच विल बी ऑन द सियांग रिवर। दे आर ऑल प्रोटेस्टेड क्योंकि यहाँ से ऑब्वियस सी बात है जो वहाँ के लोग हैं उनकी ट्रेडिशनल लैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। IMA कंडेम्स प्रपोजल्स फॉर इंटीग्रेटेड MBBS BAMS कोर्स, कॉल्स इट अनसाइंटिफिक। अब आपको पता होगा MBBS जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन के लिए होता है और BAMS जो होता है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिस्टम होता है। अब यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडेम किया है प्रपोज्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंटीग्रेटेड कोर्स कंबाइनिंग MBBS। गवर्नमेंट जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स इंट्रोड्यूस करने का बोला है जो कि MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एंड BAMS जो कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, उसको इंटीग्रेटेड कोर्स निकालेगी एट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिपमर, पुडुचेरी में, ठीक है ना। अब इस मूव को IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि भाई दिस इज utterly nonsensical and this is unfortunate that we are mixing two different genre of medicines, है ना, कि 2 अलग अलग genre ही है उसको आप जोड़ रहे हो, है ना। अब आप बोलो कि सूफी के साथ हम और मिक्स कर देंगे तो सूफिज्म भी खत्म हो जाएगा और हार्ड रॉक भी खत्म हो जाएगा। सूफिज्म में हार्ड रॉक जोड़ दोगे तो सूफिज्म की जो वैल्यू है, प्रिस्टीननेस है, वो खत्म हो जाएगी ना। तो वही IMA ने कहा है कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द यूनियन गवर्नमेंट सीम्स टू हैव डिसाइडेड टू गो हेड विद द प्लान्स टू अनसाइंटिफिकली मिक्स द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। IMA का ये भी कहना है कि मिक्सिंग जो है वो इनकम्पैटिबल सिस्टम्स की अगर आप करेंगे तो इट विल लीड टू इरिवर्सिबल कैटास्ट्रॉफी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज IMA ने कहा है कि जो डॉक्टर्स इससे प्रोड्यूस होंगे दे विल बी क्वालिफाइड क्वैक्स।
क्वैक मतलब समझते हो ना आप लोग, क्वैक का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर ना, तो दे विल बी क्वालिफाइड क्वैक्स ओनली, है ना। तो यहाँ पे आईएमए का ये कहना है कि दो सिस्टम्स को आप मर्ज ना करें, दोनों की अलग अलग प्रिस्टीन वैल्यू है। ये एक्सपेरिमेंट इंडिया पहली बार नहीं कर रहा है, चाइना ने ऑलरेडी किया हुआ है मॉडर्न मेडिसिन को चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन से जोड़ने का, बट दे रिजल्टेड इन द डिसेमिनेशन ऑफ देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब और ज्यादा खराब हो गया ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। तो कुल मिलाकर के वही चीज यहाँ पे आईएमए ने कही है कि दैट इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। दो एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल है पाकिस्तान इंडिया वॉर, जो कि एमके नारायणन, जो वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ आईबी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। देखो एमके नारायणन के आर्टिकल मिले तो चुपचाप पढ़ लेना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है उससे क्या कंटेक्स्ट और क्या चीज़ें डेवलप हुई है, प्लस वेस्ट का जो हिस्टीरिया है, हिपोक्रेसी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से क्या ब्रॉडर एक पिक्चर बन रही है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि भैया इंडियाज वल्नरेबिलिटी डिस्पाइट सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ। देखो यहाँ से सबसे पहले तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो इंडिया पाकिस्तान वॉर है उससे हमको इंडिया की वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है। इंडिया हालांकि रिच कल्चरल हिस्ट्री है लेकिन अभी भी ससेप्टिबल है टू मिलिट्री प्रोवोकेशंस स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स वाली, कि इंडिया को प्रोवोकेट करेंगे, कभी कभी एलओसी पे वो फायरिंग करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो इंडिया को प्रोवोकेट करने की उनकी फिलॉसफी बन चुकी है एक तरीके से। आइडियोलॉजिकल डिवाइड, पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर इंडिया सेक्युलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा तो इट इज अ थ्रेट टू इट्स ओन आइडेंटिटी, है ना, इसीलिए और ज्यादा हॉस्टिलिटी को प्रमोट करता है। इसके अलावा पावर इंबैलेंस की बात की गई है ऑथर द्वारा कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिकली एंड जियोपॉलिटिकली, लेकिन एंड पाकिस्तान जो है वो डिसेंड कर रहा है बिकॉज वो मिलिट्री डोमिनेटेड डिसऑर्डर के कारण डिसेंड करता जा रहा है। ऑथर ने यह भी कहा कि भैया पाकिस्तान का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, इसलिए हमको अपना मिलिट्री डोमिनेंस बनाए रखना है और अपने को मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हर समय रखनी है, ठीक है। ऑथर ने अब देखो इसके बाद ग्लोबल हिपोक्रेसी की बात की है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है उसका डबल स्टैंडर्ड रहा है। वर्ल्ड मतलब यूरोप और वेस्ट की बात मेनली चलती है कि भैया जब गाजा पे वॉर हुआ तो उनका रिस्पॉन्स इतना वो मतलब अच्छा नहीं था, है ना, मतलब तब लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा ही तो हो रहा है। और यूक्रेन में जब वॉर हुआ था, चूंकि यूक्रेन यूरोपियन पावर था, तो उस वहां जब हो रहा था तो उस समय तो सब सारी कंट्रीज के यहाँ रोना और ये सब मचा हुआ था, है ना। तो दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, डबल स्टैंडर्ड्स ग्लोबल रिस्पॉन्स में रहते हैं। गाजा के वॉर में कुछ नहीं। हाँ, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग का फायदा यूएसए उठाएगा, क्योंकि यूएसए को पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि लिथियम, कॉपर और रेयर अर्थ चाहिए, इसलिए यूएस हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सपोर्ट करे। और ये आपको देखने को भी मिला है क्योंकि अभी जैसे ही आईएमएफ ने उसका लोन पास किया वॉर के बीच में, वो भी ऐसा वही दिखाता है। ऑथर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कंट्रोल करती कंट्री को, डेमोक्रेसी वहाँ पे नॉमिनल है। शहबाज शरीफ जो है वो सिविलियन लीडर जो है उनके पास बिल्कुल रबर स्टैम्प जैसी पावर है, कुछ नहीं है, बोलते तक तो बनता नहीं है। रिलीजियस नेशनलिज्म एंड डेंजरस आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वहाँ के लोगों के अंदर भी उन लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी घर करा दिया है, ठीक है ना। ऑथर ने इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की बात की है, लेसन्स क्या हमको लेने चाहिए। तो ऑथर ने कहा है कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इंटेंसिफाई रिलीजियस नेशनलिज्म इन साउथ वेस्ट एशिया। इसके अलावा रैपिड एस्केलेशन कैपेबिलिटी इज क्रिटिकल इन मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। ऑथर ने यह भी कहा कि भैया रैपिड एस्केलेशन कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में आपको रैपिडली एस्केलेट करने की कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोनों ही साइड्स ने शोकेस की है कैपेबिलिटी अपने ड्रोन वॉरफेयर की, एयर सर्वेलेंस की। इंडिया का जो लेयर्ड एयर डिफेंस है, आकाश, S-400, बराक, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ब्रह्मोस की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ऑथर ने वही कहा है कि हमने आकाश, S-400 और बराक से ही हमने काम कर लिया, हमारा लेयर्ड डिफेंस है। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के पास अभी टेक्नोलॉजिकल इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, इसका फ़ायदा इंडिया को उठाना चाहिए और ज़्यादा हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। चाइना और पाकिस्तान, ऑब्वियसली बात है, हमारे सामने हमेशा टू फ्रंट चैलेंज रहते हैं, है ना। दो फ्रंट ऐसे जो हमेशा हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमको दोनों ही फ्रंट्स पे थोड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। पूरी ओवरऑल पिक्चर क्लियर कर दी, दैट इज द थिंग। दूसरा है डोंट मेयरली एनरोल स्टूडेंट्स बट इक्विप देम विद स्किल्स। नाउ दिस आर्टिकल इज अगेन वेरी गुड, क्योंकि अगर आप आज का न्यूज़पेपर ही पढ़ें तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा
दे स्टार्ट हार्पिंग अपॉन इंक्रीजिंग द इनरोलमेंट नंबर एंड ऑल, कि इनरोलमेंट बढ़ाओ, 100% इनरोलमेंट कर लो। अरे भाई 100% इनरोलमेंट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो जॉब्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ऑथर ने वही कहा कि यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया ग्रोथ एंड पैराडॉक्स से। ग्रोथ एंड पैराडॉक्स का मतलब क्या है? ऑथर ने कहा कि भाई कॉलेज एडमिशन राइज कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिसर्च को प्रमोट करने की बात की जा रही है ना। आप चाहे तो अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के, पीएचडी सबके एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रो कर रही हैं। तो इट इज क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। देयर इज अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एंड यही चीज है जो कि डेटा शोकेस करता है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द हाईली एजुकेटेड। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट गैप देखने को मिल रहा है ना। तो दैट इज व्हाट द ऑथर सेड इन दिस आर्टिकल। एंड इंडिया में अभी भी बेसिकली जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं वीक है, कहीं पे करिकुलम आउटडेटेड है, कहीं पे इंडस्ट्री लिंक्स नहीं है। तो ऑल दीज आर द रीजंस जो कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। ऑथर ने इसके अलावा ये भी कहा कि इंडिया में जो एजुकेशन है अभी भी लार्जली थ्योरेटिकल है, जिसके कारण प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड स्किल्स जो हैं वो मिस कर जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। एंड इसके अलावा हायर एजुकेशन ऑफन प्रायोरिटाइज एकेडमिक एब्स्ट्रैक्शन ओवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हम लोग एकेडमिक एब्स्ट्रैक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एनईपी, दे हैव एम्ड टू फिक्स दिस बट ट्रांसफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। कोर्सेज ऑन एआई एंड एंटरप्रेन्योरशिप एग्जिस्ट बट आर ऑफन सुपरफिशियल एंड पुअरली इंटीग्रेटेड। तो वही देखो, ये सारी कमियां हैं हमारे यहाँ। कोर्सेज आपने एआई के बना दिए लेकिन बहुत ही पुअरली इंटीग्रेटेड कोर्सेज बनाए, है ना। वहीं पे अगर आप देखो तो चाइना, जापान, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोशन मिलता है। हमारे यहाँ तो वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहा है मतलब पढ़ने लिखने में ऐसे ही गधेड़ा होगा। हमारे यहाँ तो माँ बाप ही बोलने लगते हैं कि अरे बीए करेगा, बीए करने में भी दिक्कत है भाई। अभी तो सब लोग बीटेक और एमटेक और डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। इंडिया में अभी भी वही फिलॉसफी है, पेरेंट्स स्टार्ट ही करते हैं डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। हमारे यहाँ कोई बोल दे बच्चा 6वीं में कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग करनी है, और भले हम 10वीं में कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन उसको बोलेंगे अरे यार गधा है, ये तो ऐसे ही था, ये पढ़ने लिखने में ऐसे ही था तो कुछ कर लिया, है ना। हमारे परिवारों में यही चलता है। और अगर कोई बोल दिया कि बीए करना है तो मतलब कि मैथ नहीं मिल रही थी क्या तुम्हें, कि मैथ्स नहीं मिल रही थी इसलिए बीए कर, भाई मुझे बीए करना है तो करना है। ये चीज़ नहीं समझते वहाँ, उनको लगता है कि मैथ्स नहीं मिल रही होगी, ऐसे ही होगा, मैथ्स में गधा होगा और आईआईटी के पीछे नहीं भाग रहा है। तो हमारे यहाँ भेड़ चाल वाला सिस्टम है, तो वो सिस्टम के कारण दिक्कत है पूरी। माँ बाप ही नहीं आने देना चाहते अपने बच्चों को आगे, है ना। शादी करा दो भाई, 22 साल की लड़की हुई नहीं कि शादी करा दो, शादी करा दो। अरे भाई पढ़ लेने दो उसको, अगर उसको पढ़ने का मन है तो, है ना, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, पर नहीं समझेंगे। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बिन द ट्रेंड इन इंडिया। इसके अलावा ऑथर ने वही पाथ फॉरवर्ड में सजेस्ट किया कि भाई ठीक है, लिबरल एजुकेशन आप अपना जो बना के रखे हो चेंज मत करो, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स को इंक्लूड करो, है ना। और कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, बजटिंग, डाटा एनालिसिस, हेल्थ सर्विसेज, इन सब पे ध्यान दो, इन सब के बारे में पढ़ाओ, ठीक है। एंड रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करो, जेन्युइन, और प्लेजरिज्म से बचो, मतलब कॉपी पेस्ट वाला रिसर्च नहीं, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा वो करिए, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। केवल एनरोल करते रहने से काम नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। इकॉनमी पेज में एक दो अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है। एक है फिस्कल डेफिसिट, और दूसरा है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट पे तो इस बार क्वेश्चन आया था, है ना, गवर्नमेंट बोरोइंग वाला। तो अगर आप लोगों से बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो बताइएगा। एक टॉपिक यहाँ पे AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर आया, तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक ऐसा टाइप ऑफ फंड होता है जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से हट करके आपको ऑप्शन देता है इन्वेस्टमेंट के। ट्रेडिशनल ऑप्शन मतलब कि जैसे नॉर्मली, जैसे मेरे और तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास, जो मिडिल इनकम पर्सनस हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन, हम देखो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हम या तो FD करते हैं, हम या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या बॉन्ड्स में। अगर आप इन 3 चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मतलब अपन अभी क्या है, मिडिल इनकम फैमिली वाले लोग हैं, ठीक है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं।
जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको इसमें स्टॉक और बॉन्ड में, एफडी में मज़ा नहीं आता। वो क्या करते हैं, उनको चाहिए नए नए तरीके। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, हेज फंड्स में इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है, कलेक्टिबल्स पे, एनएफटी में इन्वेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो ये होते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। सेबी इसको कंट्रोल करता है। 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। कैटेगरी 1 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेंचर्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो जैसे क्लीन एनर्जी का कोई स्टार्टअप है, अगर आप उस पर कर रहे हो तो कैटेगरी 1 का AIF है। दूसरा जो होता है वो, उसमें कोई गवर्नमेंट का इंसेंटिव नहीं मिलता आपको, तो ये जैसे आपने प्राइवेट इक्विटी, डेट फंड, इन सब में लगा दिया ना, तो ये इसको कैटेगरी 2 AIF बोलते हैं। ठीक है ना। देन कैटेगरी 3 AIF जो होता है वो बिल्कुल हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत हाई रिस्क के लिए होता है, लेकिन उसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी जो होता है ये कैटेगरी 3 का होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो यही था, शेयर एंड बॉन्ड जो है वो ट्रेडिशनल हो गए, हेज फंड और एक प्राइवेट इक्विटी था वो आपका AIF हो गया, यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पर लॉगर हेड टर्टल के बारे में लिखा है, देखो लॉगर हेड टर्टल क्या है। लॉगर हेड सी टर्टल, कैरेटा ये लार्ज मैरीन टर्टल है। बिग हेड, स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, और ये पाए जाते हैं पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन सी में। नेस्टिंग के बीचेस इनके USA, फ्लोरिडा, ओमान, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन है। और इसके अलावा कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में वल्नरेबल है। पहले ये आई थिंक एंडेंजर्ड हुआ करते थे, बट फिर वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।